A very hearty good morning to all the dear students once again. Welcome back to my lecture, and once again today I want to welcome all of you to this lecture, even as we begin a new topic today. पिछले जो lectures हुए हैं उसमें हम लोगों ने structure of atom की preliminary बातचीत हम लोगों ने करी, कुछ बहुत important concepts को हम लोगों ने discuss किया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत इन डेप्थ डिटेल में जाकर के हम लोगों ने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया. एंड आई होप दैट यू आर स्टडीइंग वेल. मेहरबानी से इन ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिए. वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट. जिस तरह से हम क्लास में पढ़ाते हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर टू यू इन दैट सेम मैनर. लेकिन आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए. जो लेक्चर मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ ये हमारे कॉलेज की वेबसाइट पर इसका लिंक चला जाता है, यूट्यूब पर ये अपलोड हो जाता है. मल्टीपल टाइम्स आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं. अगर कोई डाउट आपके मन में आता है तो आप उसको अलग कहीं नोट कर लीजिए. कॉलेज में आपका स्वागत है, अब आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, सो यू कैन कम टू द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट. मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा और जो भी आपकी क्वेरीज हैं हम लोग फिजिकली पर्सनली बैठ के उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. और जब भी हमको अलाउ किया जाएगा तब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस को शुरू करेंगे. लेकिन जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है, जरूर से आप अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखिए, पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए, प्रॉब्लम्स जो भी डेवलप हो रही हैं उनको आकर के रिजॉल्व कर लीजिए, ताकि किसी तरह का कोई लैगिंग जो है वो आपके पढ़ाई के संदर्भ में न रहने पाए. So we are going to start with the next topic today. By the way, before I forget, जो पिछला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने बोर एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज और वो तमाम सारी चीजें, फिर हम लोगों ने सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा, एलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं. एक छोटा पार्ट वहां पर मैंने डेलिबरेटली अभी छोड़ दिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि उस पार्ट को आप खुद से पढ़िए. वो पार्ट ऐसा है जिसको आप जूनियर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, और वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. और बहुत सारी चीजें वहां पर भी हैं जो स्टडी करने की है. लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप उस पार्ट को, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, उसकी आप सेल्फ स्टडी करिए, खुद से पढ़िए, खुद से उसके नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए. अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको देख लूं तो आप किसी दिन कॉलेज आ जाइए, मैं आपके उन नोट्स को देख लूंगा. अगर उसमें आप कोई मुझसे सजेशन चाहेंगे तो वो मैं सजेशन देने के लिए तैयार हूं. बट आई वांट यू टू नाउ सॉर्ट ऑफ कम अलोंग साइड ऑफ मी एंड डू अ लिटिल ऑफ योर ओन सेल्फ स्टडी. देखिए, हम लोग अब बीएससी में हैं, अब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट नहीं है, अब आप बीएससी के स्टूडेंट हैं. थोड़ी सेल्फ स्टडी आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे. सो ज्यादातर बातें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर ली. एक छोटा सा एक पार्ट है वेव नेचर का, डुअल नेचर ऑफ मैटर. मैं चाहूंगा कि आप उसको स्वतः अपने आप तैयार कीजिए. let us see how you are able to develop the matter on that particular topic. Today we are going to begin with this topic called quantum numbers. Quantum numbers एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जूनियर क्लासेस में जरूर आपने पढ़ा हुआ है इसको, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं क्योंकि बहुत सरफेस स्टडी की जाती है जूनियर क्लासेस में. ओवर हियर एट in this BSc semester 1 lecture, I want to take you slightly deeper into this whole concept of quantum numbers. Now let's begin with first. पहली बात, सबसे पहला प्राइमरी सवाल क्या है? प्राइमरी सवाल ये है, what are quantum numbers? What are quantum numbers? क्वांटम संख्याएं किसे बोलते हैं हम? क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्या इसकी जरूरत है? क्या इसके बिना काम चलाया जा सकता है? क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वांटम नंबर्स की स्टडी के बगैर संभव है या नहीं है? ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हमको फोकस करना है. और इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स की ओर बढ़े, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट आर क्वांटम नंबर्स. नाउ अगर मैं आपसे क्लास में होता तो मैं आपसे दो चार लोगों को खड़ा करके पूछता, तुम बताओ क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं. लेकिन अभी फिलहाल तो ऑनलाइन क्लास है, तो मैं आपसे बस यूं ही सवाल पूछ सकता हूं, और यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो आप अपने मन में जवाब दे लीजिए, या जोर से मुंह से बोल करके दे लीजिए, या चैट बॉक्स में लिख करके आप इस सवाल का जवाब मुझे बता सकते हैं, क्वांटम नंबर्स किसे बोलते हैं. बट लेट मी मूव ऑन इन दिस लेक्चर फॉर द सेक ऑफ दोज स्टूडेंट्स
who don't know what are quantum numbers. So listen carefully. Quantum numbers are those numbers which are used to determine the number one position, number two energy of an electron. The numbers which are used to determine the position and energy of an electron are called quantum numbers. क्वांटम संख्याएं क्या है? क्वांटम संख्याएं वो संख्या है या वो फैक्टर है जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन या सही एनर्जी को डिटरमिन कर सकते हैं. सो अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा क्वांटम नंबर्स आर नंबर्स. देखिए, क्वांटम नंबर्स आर नंबर्स, quantum numbers are numbers or factors. You can use the word factors also. Quantum numbers are numbers or factors which are used to determine. Quantum numbers are numbers or factors which are used to determine the exact position and energy of an electron in an atom. Factors or numbers which are used to determine the position and energy of an electron in an atom are called quantum numbers. अब अगर आप किताबों को पढ़ें तो वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, लिखा हुआ है क्वांटम संख्याएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है. अब ये बड़ी क्लीशे स्टेटमेंट है, ओके, और इस स्टेटमेंट से बहुत सी बातें समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन इस बात को हम लोग क्लास में किस तरह से समझने का प्रयास करते हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा. और ये प्रिलिमिनरी बात है, अभी हम लोग क्वांटम नंबर्स के डिटेल में, उसके कॉन्सेप्ट में नहीं मूव कर रहे हैं. अभी हम केवल सरफेस की बात कर रहे हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है, क्वांटम नंबर से क्या जानकारी हमें मिलती है. किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात होती है और एनर्जी ज्ञात होती है. इसका मतलब यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें क्वांटम नंबर्स की सहायता लेनी होगी. क्वांटम नंबर्स की सहायता के बगैर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन नहीं कर सकते. ठीक ना. बोर साहब ने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट था द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट. इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट गिवन बाय नील्स बोर समवेयर अराउंड 1911. और बोर साहब ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? ऑर्बिट में. ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? ऑर्बिट में. अब अगर आप याद करेंगे तो जो बोर के जो पॉस्टुलेट्स थे उनमें पहला पॉस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन फॉलोज ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड ऑर्बिट. इसका मतलब बोर ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जिस जगह में रहता है या जहां परिक्रमा करता है उस जगह का नाम है ऑर्बिट. और ये कॉन्सेप्ट आया था 1911 में. और ऑर्बिट जो है बोर साहब के हिसाब से वो जगह थी जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता था. दिस वाज 1911. लेकिन 1911 में जब बोर साहब ने BOHR बोर साहब ने जब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया तो वहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा. जो पिछली बार हम लोगों ने सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया था विच वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब ऑर्बिट. ये करीब 1913 या 1914 के आसपास की बात है. सोमरफील्ड साहब ने सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था. सोमरफील्ड ने. क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी सब ऑर्बिट की? क्योंकि बोर साहब से यह पूछा गया था कि सर जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पार करता है तो आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से और आपकी थियरी के हिसाब से स्पेक्ट्रम में एक लाइन बननी चाहिए, लेकिन एक एनर्जी लेवल पार करने पर स्पेक्ट्रम में हमें कई लाइनें बनती हुई दिख रही हैं. ऐसा क्यों है?
and naturally Bohr could not answer. So Sommerfeld came to his rescue and Sommerfeld proposed this whole new concept of suborbit. क्या कहा सोमरफील्ड ने? सोमरफील्ड ने कहा प्रत्येक ऑर्बिट, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक ऑर्बिट कई सबऑर्बिटों से मिलके बना हुआ है. एवरी ऑर्बिट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सबऑर्बिट्स. और सोमरफील्ड ने कहा और इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करता है तो वह एक्चुअली में सभी सब ऑर्बिटों को पार करते हुए अगले ऑर्बिट में मूव करता है. इसीलिए क्योंकि कई सब ऑर्बिट्स हैं, इसीलिए कई लाइनें बनती हैं, और क्योंकि सब ऑर्बिटों के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम है, इसीलिए स्पेक्ट्रम में जो लाइनें बनी उनके बीच की दूरी भी बहुत कम थी. तो बोर साहब ने कहा इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? ऑर्बिट में. सोमरफील्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में किसी ऑर्बिट के किसी विशेष सबऑर्बिट में प्रेजेंट है. बोर said that the electron is present in an orbit. Sommerfeld said electron is present in a suborbit of an orbit. किसी ऑर्बिट के सबऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इसका मतलब यह है कि 1911 में जो ज्ञान लोगों को था इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, उस ज्ञान में थोड़ा सा वृद्धि हुई, थोड़ा सा नॉलेज, इंटेलेक्ट थोड़ा एनहेंस हुआ, क्योंकि 1911 में इलेक्ट्रॉन, लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, और 1914 में मालूम पड़ा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के किसी विशेष सब ऑर्बिट में. बात यहां पर रुकी नहीं, बात थोड़ा सा और आगे बढ़ी और कॉन्सेप्ट ऑर्बिट से सब ऑर्बिट पर आया, और अब ये कॉन्सेप्ट सब ऑर्बिट से एक और बढ़ा, और उसको हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. एंड दिस कॉन्सेप्ट केम इन द ईयर 1917, और एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था लैंड, LANDE, लैंड. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी. लैंड साहब ने क्या बोला, इसको गौर से सुनिएगा. लैंड साहब ने कहा कि कोई ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है, और एक सब ऑर्बिट कई ऑर्बिटलों से मिलकर बना हुआ है. An orbit is composed of many suborbits, while every suborbit is composed of many orbitals. इसका मतलब यह हुआ, जब हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, 1911 में बोर साहब ने कहा था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, एक्चुअली में मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के किसी सब ऑर्बिट के किसी विशेष ऑर्बिटल में है. सो एक ऑर्बिट में कई सब ऑर्बिट है, और एक सब ऑर्बिट में कई ऑर्बिटल हैं, और इलेक्ट्रॉन जब हम कहते हैं ऑर्बिट में स्थित है तो एक्चुअली में ऑर्बिट में न स्थित होकर के इस ऑर्बिट के किसी विशेष सब ऑर्बिट में या किसी विशेष सब ऑर्बिट के किसी खास ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. इसीलिए ऑर्बिटल की जो डेफिनेशन दी गई थी वो बड़ी क्लासिक डेफिनेशन थी. कहा गया व्हाट इज एन ऑर्बिटल? कहा व्हाट इज एन ऑर्बिटल? ऑर्बिटल is the place where the electron is found. What is orbital? Orbital is the place where the electron is found. Now इस बात को समझने के लिए let me give you a very crude example, और इस एग्जाम्पल से आप ये बात बिल्कुल एक बार में समझ जाएंगे. मान लीजिए ये लॉकडाउन और ये ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस का पूरा दौर खत्म हो गया, और अब आप कॉलेज आने लगे रेगुलर मोड में, ऑफलाइन मोड में क्लासेस के लिए आप कॉलेज आने लगे. ठीक? और आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 3 लेक्चर थिएटर्स हैं, उसमें से जो पहला लेक्चर थिएटर उसका नाम है C1 लेक्चर थिएटर. वहां पर आप बैठे हैं और वहां पर हम लोगों की मुलाकात हो रही है और बातचीत हो रही है और हमारी क्लास चल रही है. ठीक? आपके घर से आपके पापा का फोन आया, बेटा कहां हो? तो बेटा कहां हो जो सवाल है, इसका जवाब आप 3 तरह से दे सकते हैं. पहला जवाब, पापा मैं कॉलेज में हूं. क्या ये जवाब गलत है? नहीं, जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कॉलेज में ही हैं. लेकिन ये जवाब थोड़ा सा और बेटर भी हो सकता है, पापा मैं कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूं. बिल्कुल सही बात है. क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है. लेकिन क्या ये जवाब पूरा है? नहीं, अभी पूरा नहीं है. तो पूरा जवाब क्या है? बेटा कहां हो? पापा मैं कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में C1
लेक्चर थिएटर में हूं। तो एक्चुअली में आप कहां हैं? कॉलेज में तो है ही, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तो है ही, लेकिन एक्चुअली में कहां है? एक्चुअली में आप C1 लेक्चर थिएटर में। अब अगर आपके पापा को आपको ढूंढना है और जल्दी से ढूंढना है, कोई इमरजेंसी है, तो आप पापा को कितनी इंफॉर्मेशन देंगे? बेटा कहां हो? पापा कॉलेज में, अब आप ढूंढ लीजिए। आसान होगा ढूंढना? नहीं, क्योंकि कॉलेज तो बहुत बड़ा है। या अगर आप पापा की थोड़ा मदद करना चाहते हैं, पापा मैं कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हूं, मगर वो भी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, क्या ढूंढना आसान होगा? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से स्पॉट कर लिया जाए कि आप कहां पर हैं, जल्दी से पापा आपको ढूंढ लें, तो आपको क्या बताना होगा कि आप कॉलेज में हैं, आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हैं, आप C1 लेक्चर थिएटर में, तब आप जल्दी से आप ढूंढ लिए जाएंगे। सो योर एक्यूरेट पोजीशन, योर करेक्ट पोजीशन इज नॉट कॉलेज ओनली, is not college and chemistry department only, it is college, chemistry department and C1 lecture theater. Compare it over here. What is the exact position of the electron? Orbit? Yes. But is it only orbit? No, because every orbit is made up of many suborbits. So is it suborbit? No. Why? Because suborbit is made up of many orbitals, and if you want to find the exact position of the electron, then you should know orbit, you should know suborbit, and you should know orbital. Now इतनी बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि किसी एक प्रकार के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। इसीलिए कई क्वांटम नंबर्स दिए गए, जिसमें से जो पहला क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो स्मॉल n से डिनोट होता है, ये ऑर्बिट के बारे में सूचना देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यह बताता है इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में स्थित है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस द ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। लेट्स मूव ऑन। Azimuthal quantum number, small l, azimuthal quantum number tells us the suborbit in which the electron is present. इसका मतलब यह है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमिन करना चाहते हैं तो केवल ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी नहीं है, हमें ऑर्बिट के साथ साथ सब ऑर्बिट भी मालूम होना जरूरी है। यानी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी होनी चाहिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है और एक सब ऑर्बिट कई ऑर्बिटलों से मिलकर बना है, तो ऑर्बिटल की सूचना हमें कौन देगा? एक तीसरा क्वांटम नंबर आया जिसका नाम रखा गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में स्थित है। सो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के, किसी सब ऑर्बिट के, किसी ऑर्बिटल में स्थित है। और यदि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमिन करना चाहते हैं, सही पोजीशन डिटरमिन करना चाहते हैं, तो हमें ऑर्बिट संख्या भी मालूम होनी चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें सब ऑर्बिट भी मालूम होना चाहिए, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, हमें ऑर्बिटल भी मालूम होना चाहिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसके साथ एक चौथा क्वांटम नंबर भी दिया गया और उसका नाम रखा गया स्पिन क्वांटम नंबर। और यह कहा गया कि किसी ऑर्बिटल में देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनकी ऑर्बिट संख्या, सब ऑर्बिट संख्या और ऑर्बिटल संख्या सेम हो। तो स्पिन क्वांटम नंबर का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा था, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन जो है वो फर्क होगी और अलग अलग स्पिन की सहायता से हम एनर्जी और पोजीशन को एक्यूरेटली हम डिटरमिन कर पाएंगे। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया बोर ने, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दिया सोमरफील्ड ने 1914 में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया लैंड साहब ने, लैंड वैज्ञानिक का नाम है LANDE, 1917 में, और स्पिन क्वांटम नंबर दिया 1925 में बाय 2 साइंटिस्ट, एक का नाम था अहलेनबेक
UHLENBECK, अहलेनबेक और गोल्डस्मिथ, अहलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एक ऑर्बिट संख्या बताता है, एक सब ऑर्बिट संख्या, एक ऑर्बिटल संख्या. और ऑर्बिटल का क्या डेफिनेशन रखा गया? ऑर्बिटल वो स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. जैसे कि आपका क्या स्थान है कि आप C1 में हैं. C1 लेक्चर थिएटर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, ऑर्बिटल सब ऑर्बिट में है, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कॉलेज में है, सब ऑर्बिट ऑर्बिट के अंदर है. सो एक ऑर्बिट कई सब ऑर्बिटों से मिलकर बना है और एक सब ऑर्बिट कई ऑर्बिटलों से मिलकर बना है. और जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो हम असल में ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के किसी सब ऑर्बिट के किसी ऑर्बिटल में स्थित है. एंड दैट इज व्हाई ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली प्रेजेंट. सही मायने में इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित है? ऑर्बिटल में है. और यदि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो दोनों की स्पिन जो है वो विपरीत होगी, जिससे हमको एग्जैक्ट एनर्जी भी प्राप्त हो पाएगी. ये पहली बात हुई कि क्वांटम नंबर की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी. क्वांटम नंबर की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम क्वांटम नंबर की सहायता से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन करते हैं. ये पहली बात हुई. और अभी भी हम लोग सरफेस पर ही हैं और आज मैं कोशिश ही करूंगा कि आपके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिस्कस करूं. और अगले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बात करें, क्योंकि ये चारों को एक साथ करने का मतलब बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे और थक जाएंगे, फिर बातें आपको समझ में नहीं आएंगी. सो वी विल डिवाइड दिस होल थिंग इनटू टू पार्ट्स. टुडे वी विल डू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एंड ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल टेक अप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. नाउ कमिंग बैक टू द होल कॉन्सेप्ट. अभी भी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की ही बात कर रहे हैं. क्वांटम नंबर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एनर्जी को हमें डिफाइन करना है. नाउ जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वांटम नंबर के संदर्भ में, वो ये है कि किसी भी एटम के, इससे पहले कि मैं लिखूं, लेट मी से दिस टू यू, किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती. फिर से सुनिएगा, किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज सेम नहीं हो सकती. इसमें लिखिएगा, इसको लिखिए. अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं अब बोल रहा हूं उसको पहले नोट करिए. सो थोड़ी सी जगह छोड़ करके इसको नोट कर लीजिएगा. जो मैं अब बोलने जा रहा हूं इसको पहले आप नोट कर लीजिए, बाद में इसको नोट कीजिएगा. लिखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom, no two electrons in an atom can have all four quantum numbers identical. No two electrons in an atom can have all फोर क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल. हिंदी में बोलेंगे, किसी भी एटम के कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. मैं इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा एस्पेक्ट और है, वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं. सवाल ये उठता है, किसी भी एटम की किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम क्यों नहीं हो सकती? और अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? What does it mean if I say that the two electrons of a given atom have all four same identical quantum numbers? Well, सीधा इसका मतलब सीधा से ये हो जाएगा कि कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी पोजीशन भी सेम है और एनर्जी भी सेम है. अगर चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो गई तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन भी सेम और एनर्जी भी सेम. और खास बात यह है कि किसी एक जगह पर दो इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं हो सकते. वन पोजीशन कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स. एक पोजीशन पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो भले इसके बिल्कुल बगल में आ जाए,
मगर सेम पोजीशन पर पॉसिबल नहीं है। अगर चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो गई तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन और एनर्जी बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई, और यह बात संभव नहीं है। थोड़ा मोड़ा पोजीशन में और थोड़ा मोड़ा एनर्जी में फर्क होगा ही, और पोजीशन और एनर्जी में फर्क जो होगा वो इन चारों क्वांटम नंबर्स के फर्क के आने के बाद होगा। सो विच मींस चार में से कोई भी तीन क्वांटम नंबर वैल्यू सेम हो सकती है, ये पॉसिबल है। चार में से कोई भी तीन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो सकती है, तो जो तीन सेम है वो तो सेम है, डिफरेंस कौन पैदा करेगा? पोजीशन और एनर्जी में डिफरेंस कौन पैदा करेगा? चौथा क्वांटम नंबर। एनी थ्री क्वांटम नंबर्स कैन बी आइडेंटिकल, then the difference in position and energy will be created by the fourth quantum number. तो आपने जहां लिखा है ना, no two electrons in an atom can have all four quantum numbers identical, full stop, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, any three quantum numbers can be identical, any three quantum numbers can be identical, कोई भी तीन क्वांटम संख्याएं एक हो सकती हैं, कॉमा, the difference in position and energy, the difference in position and energy, the difference in position and energy will be created, the difference in position and energy will be created by the fourth quantum number, the difference in position and energy will be created by द फोर्थ क्वांटम नंबर। कोई भी तीन क्वांटम संख्याएं एक सी हो सकती हैं, कोई भी तीन क्वांटम संख्याएं एक सी हो सकती हैं, तो जो चौथा क्वांटम नंबर है वो डिफरेंस को पैदा करने का काम करेगा। नाउ मैं इस बात को बार बार एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं? मैं एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किताबों में जो ये बात, यही बात जो बुक्स में लिखी है, उससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। किताबों में जो बात लिखी उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों वैल्यूज हमेशा यही तीन सेम होंगी और डिफरेंस हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर ही पैदा करेगा। बुक्स में जिस तरह से लिखा है, इट सीम्स एज इफ these three quantum numbers will always remain the same and the difference will always be created only by the spin quantum number, whereas this is not the truth. The truth is इन चारों में से कोई भी तीन आइडेंटिकल हो सकती हैं, तो जो चौथा होगा वो पोजीशन और एनर्जी में डिफरेंस को क्रिएट करेगा। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। सो आपने ये बात लिख ली है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल, फुल स्टॉप। Any three quantum numbers may be same, may be identical, then the difference will be created by the fourth quantum number. कोई भी तीन सेम हो सकती हैं, तो पोजीशन और एनर्जी में जो फर्क है, जो अंतर है, वो चौथा क्वांटम नंबर क्रिएट करेगा। Now let me give you an example. Say for example, let's take up sodium atom. Sodium atom, okay? Atomic number 11, configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Okay, let's do all four quantum number values of the third electron and the 11th electron. सोडियम एटम के तीसरे इलेक्ट्रॉन और 11वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज हम लोग यहां लिखते हैं, देखते हैं कौन सा क्वांटम नंबर सेम है, कौन कौन से क्वांटम नंबर सेम है और कौन सा क्वांटम नंबर डिफरेंस क्रिएट करेगा। चलिए देखें यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है, 1s2, 2s2, सो n बराबर 2, l बराबर 0। इसके बारे में अभी क्योंकि मैंने आपको क्वांटम नंबर्स पूरे नहीं पढ़ाए हैं, तो इसीलिए मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूं यहां पर। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो अभी केवल इसको देख लीजिए। ये l का मान 0 क्यों है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ओके, बट एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना देख लीजिए। n बराबर 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन। मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस, मैं इसको इस तरह से बना देता हूं, देखिए आपके लिए। ये है 1s2, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद देखिए 2s2, तीसरा इलेक्ट्रॉन,
चौथा इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9 और 10, और उसके बाद ये वाला जो इलेक्ट्रॉन 3s1, ये हमारा 11वां इलेक्ट्रॉन। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम तीसरे इलेक्ट्रॉन और 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज को कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक, थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 11th इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन, n का मान कितना है? 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +½ +½ पहला इलेक्ट्रॉन है, अपवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो है, क्लॉकवाइज स्पिन है, s का मान +½ इधर आइए, 11th इलेक्ट्रॉन देखिएगा। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन और 11th इलेक्ट्रॉन, तीसरे की ये चारों क्वांटम नंबर वैल्यूज हैं। 11th का मैं लिख रहा हूं। n का मान देखिए, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 था, यहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। n का मान 3, बाकी सब सेम। l का मान 0, m का मान 0, s की वैल्यू +½ मैंने क्या बोला था? No two electrons in an atom can have all 4 quantum numbers identical. फिर आपने आगे लिखा, any 3 quantum numbers can be same. The difference will be created by the 4th quantum number. अब आप देखिए यहां पर देखिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर सेम है। डिफरेंस कहां से आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। किताब में क्या लिखा है? किताब में पढ़ने में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल ऑलवेज बी सेम, डिफरेंस विल ऑलवेज बी क्रिएटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर। जबकि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया है जिसमें एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन क्वांटम नंबर ये तीनों सेम है, डिफरेंस हैज बीन क्रिएटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, लेट्स टेक दिस लेक्चर फॉरवर्ड। एक मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं जिसमें हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के द्वारा। वी विल क्रिएट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। देखिएगा, लेट्स टेक अप द सेम सोडियम एटम वंस अगेन, एटॉमिक नंबर 11। फिर से मैं इसी को कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा समय को बचाने के लिए सोडियम ना लेकर के लेट्स टेक अप बोरॉन, से फॉर एग्जांपल बोरॉन एटम, एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, समय थोड़ा बच जाएगा। देखिए यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p1। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर 5, 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर ये 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा। 2s2, 2s2, तीसरा, चौथा। यह है हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट अस कंपेयर द 3rd इलेक्ट्रॉन एंड द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन एटम। 3rd इलेक्ट्रॉन एंड 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन एटम। 3rd इलेक्ट्रॉन एंड 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन एटम। गौर करिए, यहां जरा देखिएगा, इधर देखिए, n की वैल्यू कितनी है? 2, n बराबर 2, l बराबर s सबशेल है ना, l बराबर 0, m बराबर 0 एंड s बराबर +½ s बराबर +½ ओके। आगे देखिए, यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही है, n बराबर 2। अब देखिए यहां पर 2s था, यहां 2p है, यानी कि l की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए यहां m की वैल्यू 0 थी क्योंकि s सबशेल है, यहां m की वैल्यू -1 है,
और s की वैल्यू प्लस हाफ है। इसका मतलब द डिफरेंस हैज बीन क्रिएटेड बाय टू क्वांटम नंबर्स। l की वैल्यू एक जगह 0 एक जगह 1 है, m की वैल्यू एक जगह 0 एक जगह -1 है। ओके, so all I'm trying to have given you one example, I've given you one example where three quantum numbers are same, difference is created by the fourth quantum number. In this example, out of the four quantum numbers, two are same, two are causing the difference. All I'm trying to say is अधिक से अधिक 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, तो जो चौथा क्वांटम नंबर है वो डिफरेंस को पैदा करेगा। हो सकता है जैसे कि दूसरे उदाहरण में 2 क्वांटम नंबर सेम है, तो 2 क्वांटम नंबर से डिफरेंस क्रिएट होगा। कहीं हो सकता है 3 क्वांटम नंबर सेम हो, चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंस को पैदा करेगा, एंड सो ऑन। सो क्वांटम नंबर्स के संदर्भ में we've taken this whole discussion a little longer than I expected. क्वांटम नंबर के संदर्भ में ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट। पहली बात, क्वांटम नंबर हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन करना चाहते हैं, और यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एनर्जी को डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें इन चारों क्वांटम नंबरों की जरूरत पड़ेगी। क्यों हमको चारों की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि एक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें ऑर्बिट बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल बताता है, और यदि किसी दो इलेक्ट्रॉनों की ये तीनों सेम हो जाएं तो स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग स्पिन की सहायता से हमें दो इलेक्ट्रॉनों में डिफरेंस पैदा करने में मदद करेगा। ये पहला भाग है। दूसरा भाग, किसी भी एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती, 3 सेम होंगी अगर, तो चौथा डिफरेंस पैदा करेगा। तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि 3 सेम है, डिफरेंस चौथे ने पैदा किया। यहां एक एग्जांपल दे दिया कि 2 सेम है, तो 2 ने डिफरेंस को पैदा किया। इसका मतलब यह है कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो इसका मतलब यह होगा उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की सेम पोजीशन एंड सेम एनर्जी है, जो कि संभव नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम shall have same position and same energy, and that is not possible. So ये इस प्रिलिमिनरी बातचीत के साथ let's move forward। और अब हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपीज में, अब हेडिंग डाल दी, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू जस्ट अ कपल ऑफ सेकेंड्स कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन आई विल रब इट आउट, और फिर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ओर बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है करीब 20 मिनट कम से कम अभी और लगेगा, 20-25 मिनट लग सकता है in order to do principal quantum number and azimuthal quantum number. Done? Okay. So I'm going to rub this out. और अब आप मेहरबानी से हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्लीज पुट द हेडिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और मैं ये चाहता हूं कि हम लोग एक एक करके बातों को डिस्कस करें, लिखें, फिर डिस्कस करें, लिखें। इस तरह से हम लोग दोनों चीजों को एक साथ पैरेलल लेके चलेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PQN, कैपिटल PQN, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is the Bohr circular orbit. Principal quantum number is the Bohr circular orbit. Principal quantum number is the Bohr circular orbit in which the electron is present. Principal quantum number is the Bohr circular orbit in which the electron is present. Full stop. It is denoted, it has the symbol small n. It has the symbol small n. It is denoted by small n and has values from 1, 2, 3, 4 up to infinity.
Principal quantum number is denoted by small n or has a symbol small n, can have values from 1, 2, 3, 4 up to infinity. अगर आपको याद हो तो मैंने बोर स्ट्रक्चर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये बात पोस्टुलेट नंबर 2 में मैंने आपको लिखवाई थी, that there can be infinite number of orbits outside the nucleus. It's the same thing. What is n? It is the Bohr circular orbit. How many? Up to infinite, starting with 1, 2, 3, 4 and so principal quantum number can have values from 1, 2, 3, 4 and so on. ये non-zero integers हैं. इन्हीं को एक और नया नाम दिया गया, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. They were also called K, L, M, N and so on. अब किसी ने मुझसे पूछा था कि सर ये 1, 2, 3, 4 तो चलिए ठीक है भाई, क्योंकि 1 से ही नंबरिंग शुरू होती है तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, मगर अल्फाबेट्स की शुरुआत तो के से नहीं होती है, अल्फाबेट की शुरुआत तो ए से होती है, तो इनका नाम एबीसीडी क्यों नहीं रखा गया, ये केएलएमएन कहां से आ गया? वेल, आई डोंट नो. द ट्रूथ इज आई डोंट नो व्हाई ऑर्बिट नंबर 1 वाज गिवन द अदर नेम के, व्हाई नॉट ए. सो आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं, ढूंढते हैं कि इसका नाम के क्यों है, एल क्यों नहीं है, एम क्यों. और अगर आपके पास जवाब हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए मुझे. हम इट विल बी अ लर्निंग मोमेंट फॉर मी आल्सो. और अगर नहीं पता है तो थोड़ा ढूंढ लीजिए. वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये. इसका नाम के हो चाहे ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मेरा सुझाव ये है कि उन चीजों पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ध्यान दीजिए जो कॉन्सेप्चुअल बातें हो. नाम के है या नाम ए है, हाउ डज इट मैटर? इट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज आई नो दैट के स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, एल स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एम स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, एन स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 एंड सो ऑन. ठीक, आगे लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर tells us the orbit. Principal quantum number tells us the orbit, underline the word orbit. Principal quantum number tells us the orbit in which the electron is present. Principal quantum number tells us, underline the word orbit in which the electron is present. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में स्थित है. तो अगर मैं आपसे ये कहूं an electron is present in the third orbit, an electron is present in the fifth orbit, what is the principal quantum number of the second electron? An electron is present in the third orbit and an electron is present in the fifth orbit. What is the principal quantum number of the second electron? The answer is 5. थर्ड ऑर्बिट का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, फिफ्थ ऑर्बिट का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5. So what is the principal quantum number of the second electron? 5. Why? Because principal quantum number n tells us the orbit in which the electron is present. ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर tells us the radius and energy of the orbit or electron. Principal quantum number tells us the radius r and energy E of the electron or orbit. It tells us the radius r and the energy E of an electron or orbit. अब देखिए ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट क्यों बोल रहा हूं. यहां देखिए गौर से, मान लीजिए ये हमारा एटम है
ये हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां है, तो जो ऑर्बिट का रेडियस है वही इलेक्ट्रॉन का रेडियस है। इसीलिए मैं कह रहा हूं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो जो ऑर्बिट की दूरी वही इलेक्ट्रॉन की दूरी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट। और जितनी जितनी एनर्जी इस ऑर्बिट की होगी उतनी ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की होगी। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रह सकता है जिस ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हो। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन आर द सेम थिंग्स। ना जो फॉर्मूला है वो है R बराबर 0.529 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n एंगस्ट्रॉम्स। इसको नोट कर लीजिएगा। R रेडियस बराबर 0.529 into I'm extremely sorry, this is n square upon z. Radius बराबर 0.529 into n square upon z angstroms, where what is r? R is radius. What is n? N is principal quantum number. What is z? Z is एटॉमिक नंबर। Z is एटॉमिक नंबर। ठीक, सो इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट का रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। रेडियस हम ज्ञात कर सकते हैं, और रेडियस ज्ञात करने में जो फैक्टर हमारी मदद कर रहा है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसीलिए आपने लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट। दूसरा लिखिए, principal quantum number also tells us the energy of the electron or orbit, और उसका फॉर्मूला है E बराबर -13.6 इंटू Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। E stands for energy of electron or orbit. N is principal quantum number and Z is atomic number. Z is atomic number. So हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? Principal quantum number is the Bohr circular orbit, denoted by small n, can have values from 1, 2, 3, 4 up to infinity. The name given are n, l, m, n and so on. Principal quantum number tells us the orbit, very important, in which the electron is present. Principal quantum number tells us the radius and energy of the electron or orbit by the formula R बराबर 0.529 into n square upon z angstroms radius, and E equal to -13.6 into z square upon n square electron volts, that is the energy of the electron or orbit. One last thing which the information that we get from principal quantum number, आखिरी बात है, principal quantum number लिखिएगा, principal quantum number n also tells us the number of electrons that can be present in an orbit. N, principal quantum number, tells us the number of electrons that can be present or that are present in an orbit by the formula 2n square. और इसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसको पहले मैं आपको लिखा, इसका नाम है बोर-बरी स्कीम। 2n square is बोर-बरी स्कीम। नाउ इफ n इक्वल टू 1, देखिए 2 into 1 square is 2 electron, which means in principal quantum number 1 there can be a maximum of 2 electrons. If n equal to 2,
then 2 into 2 square is 8 electrons. So principal quantum number 2 में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. फिर इसी तरह से n equal to 3, so 2 into 3 square is 18 electron, and n equal to 4, 2 into 4 square is 32 electrons. So principal quantum number 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में 32 है. देखें भी 2, 8, 18, 32 electrons respectively in principal quantum number 1, 2, 3 and 4. This is in a nutshell a basic information that we derive, that we determine from the principal quantum number. And मैं ये जरूर से चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही केयरफुली इन बातों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बहुत केयरफुली ये सारे फैक्टर्स को, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताने में करीब 20 मिनट लग गया. लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. और समय हो गया है, सो आई विल स्टॉप नाउ. मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एजीमुथल क्वांटम नंबर भी मैं बता पाऊंगा, बट समय हो गया है और आपको दूसरी क्लासेस अटेंड करनी है. सो आई विल स्टॉप हियर एंड आई वांट यू टू नोट दिस डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट वेरी केयरफुली. और अगली बार जब हम लोग आएंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे जब हम लोग मिलेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक. सो विद दीज वर्ड्स आई विल क्लोज माय लेक्चर फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग. और आप लोग बड़े धीरज के साथ मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं और मैं आपको स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि आप में कई सारे स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट भी आए, कॉलेज भी आए हैं, और आपने आकर के इस बात को बताया कि जो लेक्चर्स मैं पढ़ा रहा हूं उससे आपको बहुत फायदा हो रहा है, वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं उससे आपको बहुत एडवांटेज है और आपको बातें समझ में आ रही हैं. एक दो लोगों ने ये भी कहा कि सर आप पूरी बात हिंदी में बताते हैं, पूरी बात इंग्लिश में बताते हैं, उससे दोगुना टाइम लगता है. मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये चाहता हूं कि जो इंग्लिश वाले हैं वो भी पूरी बात समझ लें, जो प्योरली हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं उन्हें भी पूरी बात समझ में आ जाए. वरना मेरे क्लास में आके पढ़ाने से क्या फायदा, अगर केवल इंग्लिश वाले ही समझ पा रहे हैं, हिंदी वाले नहीं समझ पा रहे, देन व्हाट इज द पॉइंट. Okay, so thank you very much once again, and next Wednesday we'll meet and we will carry on in our discussion regarding quantum numbers. Thank you very much and you have a good day.